हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक फिल्म और एक वेब शो के बारे में। फिल्म है आमिर खान प्रोडक्शंस और वीर दास की हैप्पी पटेल। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा नेटफ्लिक्स पे आए नए शो के बारे में जिसमें लीड है इमरान हाशमी और शो बनाया है नीरज पांडे ने और शो का नाम है तस्करी। और इन दोनों के बारे में ही आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, सो विदाउट फर्दर अडू आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग। तो पहले बात करते हैं आमिर खान और वीर दास की हैप्पी पटेल की। एंड लेट मी बिगिन बाय टेलिंग यू दैट वन वेरी पर्टिकुलर रीजन जिसकी वजह से आई वाज ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस फिल्म। आज से 15 साल पहले यानी कि साल 2011 में मैं एग्जैक्टली उसी टारगेट ऑडियंस का एक हिस्सा था जिस टारगेट ऑडियंस को दिमाग में रख के डेली वैली बनाई गई। मैं अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में था और मुझे आज भी अच्छे से याद है दैट बीइंग अ फैन ऑफ डेली वैली बैक देन वाज सिनोनिमस टू बीइंग कूल। डेली वैली ने उस टाइम पे वो चीजें दिखाने की जरूरत करी थी, डेयर किया था जो और कोई फिल्में नहीं दिखा रही थी। फिल्म में गालियां थी और भाग डी के बोस गाना तो ऐसा फटा था, ऐसा क्लासिक बना था इंस्टेंटली कि इंडियन न्यूज मीडिया वाले तमतमा गए थे, पगला गए थे, दिन रात न्यूज चलाते थे कि भैया हमारी संस्कृति खराब कर देगा, ये कैसी फिल्म है। डेली वैली की मोस्ट आउटस्टैंडिंग यूएसपी सिर्फ और सिर्फ एक चीज और वो ये थी कि उसकी कहानी राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश अनअबैशड थी और अनअपोलोजेटिकली जो कहना चाहती थी वो कहती थी। दिल्ली के बैचलर्स की कहानी जबरदस्त स्क्रीन प्ले, विजय राज जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स और साथ ही आउटस्टैंडिंग अनफॉरगेटेबल म्यूजिक। उस टाइम फोन्स पे इंटरनेट होना रेयरिटी थी और साथ ही मेटा ह्यूमर दिस मेटा ह्यूमर दैट नहीं होता था। दैट फिल्म वाज सिंपल एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट। जैसे बैचलर्स बात करते हैं, जैसे कॉलेज वाले लौंडे लड़कियां बात करते हैं, वही उन्होंने फिल्म में दिखाया एंड इट जस्ट मेड इट्स प्लेस इन एवरीबॉडीज हार्ट। और हां, उस टाइम भी डेली वैली का जो ट्रीटमेंट था एज अ फिल्म, जो जॉनरा था, वो तब भी अल्टरनेट बॉलीवुड कंसीडर किया जाता था, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म नहीं थी उस टाइम पर भी। एंड समहाउ व्हेन आई वॉच्ड द रीसेंट प्रमोशनल मटेरियल फॉर हैप्पी पटेल जहां पे वीर दास और आमिर खान एक साथ लड़ रहे होते हैं और उससे पहले जब इसका ट्रेलर ड्रॉप हुआ था, वो दोनों चीजें देखने के बाद आई समहाउ बिलीव्ड कि आमिर खान एंड वीर दास हैव टीम्ड अप अगेन टू कैरी ऑन टू पिक दैट डीएनए फ्रॉम 2011's डेली वैली एंड पुट दिस समवेयर, इम्प्लांटेड समवेयर इन हैप्पी पटेल। लेकिन हैप्पी पटेल देखने के बाद वेरी ऑनेस्टली सेइंग दैट दिस फिल्म हैज लेफ्ट मी डिवाइडेड और मैं बताता हूं क्यों। अगर एक्चुअल मेटा ह्यूमर की बात करी जाए तो रीसेंट पास्ट में आई बल्क ऑफ सो कॉल्ड कॉमेडी फिल्मों में हमने क्या देखा है? पुरानी कल्ट क्लासिक फिल्मों के कॉमेडी सीन्स या उनमें से जो मीम्स बनाते हैं वो इंटरनेट पे चल रहे हैं, उनको उठा के स्क्रिप्ट में डाल देते हैं और साथ ही आउटडेटेड व्हाट्सएप जोक्स को रिसाइकल करके उसमें से सक आउट करने की कोशिश करते हैं ह्यूमर को। लेकिन हैप्पी पटेल में एक्चुअल मेटा ह्यूमर है जो मीम्स और व्हाट्सएप जोक्स पे फॉर चेंज हेवीली रिलाय नहीं करता। सॉरी, बेन का चोट। हैप्पी पटेल की कहानी अपना ह्यूमर प्राइमरीली, इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि हेवीली डिराइव करती है आउट ऑफ द एज ओल्ड इंडियन स्टेरियोटाइप्स जो आज भी कंसिस्टेंटली सबकॉन्शियसली लिंगर करते हैं उन गोरों के दिमाग में जो वेस्ट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, कैसे आज भी बहुत सारे गोरों को ये लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पीपल ईट विद फिंगर्स एंड नॉट विद स्पून्स, रोमांस ओनली इक्वल्स टू शाहरुख खान फिल्म्स, और कैसे इंडियंस आज भी प्लेट में सुलग सुलग के चाय पीते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को इन्होंने केटर किया है एक एडल्ट स्टाइल में, एक आउट एंड आउट स्लैपस्टिक और ब्रेन रॉट कॉमेडी के सेटअप में। मैंने MI7 का एग्जाम फेल किया है 6 times। If you talk about slapstick and brain rot comedy done right in Bollywood in the recent times, तो मालेगांव एक्सप्रेस के बाद this हैप्पी पटेल has to be it। वीर दास का कैरेक्टर है एक इंडियन बॉर्न ब्राउन लड़के का जिसको इन अ वेरी फनी वे, इन अ वेरी स्लैपस्टिकी वे दो ब्रिटिश स्पाइज अडॉप्ट कर लेते हैं और वो पलता बढ़ता है ब्रिटेन में। अब ये जो इस कैरेक्टर के, वीर दास के कैरेक्टर के दो गोरे बाप हैं, वीर दास इन दोनों को देख के बड़ा होता है और वीर दास के कैरेक्टर को लगता है कि देखो यार मेरे दोनों बाप कितने कूल हैं, ये स्पाइज हैं, तो वो उनको दिखाने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश करता है खुद भी स्पाई बनने का, ये दिखाने का कि देखो मेरे बाप्स बोलता है वो अपने दोनों बाप को, कहता है कि देखो मैं भी बन सकता हूं, लेकिन वो इनहेरेंटली एक बहुत अच्छा कुक होता है। फिर एक स्पाई एजेंसी इसको इंडिया भेजती है और ये पहली बार इंडिया आता है एक मिशन पे। नाउ कीप दिस इन माइंड कि ये कोकोनट है, जैसे बोलते हैं एनआरआईज को कि जो बच्चे बाहर पले बड़े हैं वो बाहर से तो ब्राउन है लेकिन अंदर से कंप्लीटली व्हाइट वॉश्ड है। तो ये इंडिया पहली बार आता है, इसको हिंदी भी नहीं आती। तो ये जो कोकोनट का कैरेक्टर है, ब्राउन लड़का है लेकिन इंडिया पहली बार आया है, हिंदी बोलनी पहली बार सीख रहा है, ये बहुत ही ब्रिलियंटली प्ले करा है वीर दास ने। ये हिंदी के कुछ बेसिक वर्ड्स को बहुत ही गलत तरीके से बोलता है और इसको पता नहीं है कि वो गलत बोल रहा है, एंड दैट थिंग, दोस वर्ड्स एक्चुअली केम आउट फनी। मेरे को बस थोड़ा सा डर है कि मेरे ऊपर रात को चूत ना गिर जाए। इस मिशन पे आने से पहले, इंडिया आने से पहले, इसकी जो स्पाई, सो कॉल्ड स्पाई एजेंसी होती है, वहां के गोरे इसको ट्रेनिंग देते हैं कि इंडिया में तेरे को क्या क्या देखने को मिलेगा, किस सिचुएशन में तू होगा तो हम तेरे को ट्रेन करते हैं कि तू ये करके उस सिचुएशन से निकल जाइए। और कैसे वो ट्रेनिंग एब्सोल्युटली बुलशिट होती है, कंप्लीटली बेस्ड होती है ऑफ एज ओल्ड इंडियन स्टेरियोटाइप्स जो गोरों के दिमाग में बसे हुए हैं। दैट्स हिलेरियस टू सी। It looks lovely, son. पर तुम ये भूल गए
The trigger. कहानी सेट है गोवा में, लेकिन जो टाउन है वो एक फिक्शनल टाउन इन्होंने बना लिया है, उसका नाम है पंजोर। पूरा पैंजोर मामा का हफ्ता देता है। मोना सिंह इस फिल्म की विलन है और आपको एक ऐसे कैरेक्टर में वो दिखेंगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे दैट मोना सिंह वुड बी प्लेइंग सो गुड। हैप्पी पटेल, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगी। स्पेशल टॉर्चर। वीरदास के साथ मेन सपोर्टिंग कास्ट में मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म में आपको दो लोग और दिखेंगे, श्रुति तवाड़े और शारिब हाशमी, और दोनों की परफॉर्मेंस, कॉमेडी, टाइमिंग बहुत ही बढ़िया है। एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। तू इंडिया के अंदर है और इंडिया तेरे अंदर। हेलो, मैं आपके अंदर हूँ। क्या? NRI पैंचो एथलेट। एक पीस तो बनता है ना। You're right, हल्का हल्का भूख तो लगा। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांटेड टू टॉक टू यू गाइस अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चीज के बारे में आप लोग कैसे सोचते हैं पर्सनली वो डिफर कर सकता है, और ये बात है अबाउट आइडियोलॉजी एंड माइंडसेट के बारे में। मैंने हमेशा से एक चीज बिलीव करी है दैट फिजिकल इज द व्हीकल। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्यों नहीं टिक पाते, रूटीन क्यों नहीं बन पाता, वो इसलिए क्योंकि ये विल पावर की प्रॉब्लम नहीं है, ये है एक ऑप्टिमल माइंडसेट की प्रॉब्लम। अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स होलिस्टिक फिटनेस। दिमाग और शरीर एक सिनर्जी में फंक्शन करने चाहिए, और बिल्कुल इसी थिंकिंग की फाउंडेशन पे बना है वेल वर्स्ड का इकोसिस्टम। वेल वर्स्ड सिर्फ एक सप्लीमेंट्स बेचने का प्लेटफॉर्म या फिर ब्रांड नहीं है, इट्स अ कंप्लीट परफॉर्मेंस इकोसिस्टम जो खाली फिटनेस के एक एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करता। वेल वर्स्ड का फोकस है आप और आपकी सोच पर। आप अपनी बॉडी को कैसे देखते हो, कैसे मूवमेंट को अप्रोच करते हो, और कैसे फिटनेस को एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस बनाते हो। कैसे शुरुआत करनी है, कैसे कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है, और कैसे हर फेज में सस्टेनेबल डिसीजंस लेने हैं बिना एक्सट्रीम हुए या फिर बिना प्रेशर में आए। चाहे तुम एक रूटीन ढूंढ रहे हो या फिर अपने एथलेटिक माइंडसेट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, वेल वर्स्ड एक ही चीज पे काम करता है, और वो है तुम्हें समझाना कि तुम कैसे लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि असली स्ट्रगल फिट होना नहीं होता, असली स्ट्रगल होता है फिट होके फिट रहना, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। वेल वर्स्ड का इंस्टाग्राम हैंडल डेली डिसिप्लिन, स्टैंडर्ड्स और लॉन्ग टर्म थिंकिंग को रीइंफोर्स करता है विदाउट एनी अननेसेसरी हाइप्स एंड शॉर्टकट्स। तो इस साल रेजोल्यूशंस बनाने के बजाय एक सस्टेनेबल होलिस्टिक फिटनेस का सिस्टम बनाओ, और फिटनेस को एक फेज नहीं एक लाइफस्टाइल बनाओ विद वेल वर्स्ड। तो चेकआउट करो वेल वर्स्ड का इंस्टाग्राम और उनकी वेबसाइट। अब बढ़ते हैं आगे। द होल सेटअप, द होल कॉन्सेप्ट अराउंड व्हिच द स्क्रीनप्ले ऑफ दिस फिल्म हैज बीन कंसीव्ड इज वेरी रेलेवेंट। फॉर एग्जांपल, इंडिया की जो ऑब्सेशन है गोरी चमड़ी से, तो मोना सिंह एक ऐसा रैकेट चला रही होती है क्रीम का जो गोरी चमड़ी देता है लोगों को, और एक बंदा होता है जिसके ऊपर क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट भी चल रहे होते हैं। वो हर बार जब भी शॉट में आता है तो वो और ज्यादा ग्लो करने लग जाता है, और वो ग्लो नहीं, वो सफेद होने लग जाता है। आमिर खान आपको फिल्म की शुरुआत में देखने को मिलेंगे और उतना ही उनका रोल है, लेकिन वो अच्छा है, आपको गिगल्स आएंगे, आपको हंसी आएगी वो देख के। हाय जिमी, व्हाट आर यू डूइंग? मर्डर। रास्कल। द फैक्ट कि इन्होंने आज के जो फिल्मों का एटमॉस्फेयर चल रहा है जहां पे सारी कलेक्शंस पे बात होती है, इन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई जो किसी भी एंगल से कहीं से भी कलेक्शन फोकस नहीं है, सिर्फ कंटेंट फोकस्ड है। और मुझे लगता भी नहीं कि इनको खुद भी उम्मीद होगी कि ये फिल्म 10 से 12 करोड़ 15 करोड़ भी बना जाएगी। यू कैन सी दैट द कास्ट, क्रू, प्रोड्यूसर्स, एवरीबॉडी इन्वॉल्व्ड इन दिस फिल्म इज डूइंग इट जस्ट फॉर द फन ऑफ इट बिकॉज दे लव मेकिंग गुड फिल्म्स, एंड दिस इज समथिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस फिल्म। लेकिन जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि इस फिल्म को देखने के बाद मैं डिवाइडेड हूं, तो जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं डिवाइडेड एक्चुअली हूं क्यों। पहला रीजन ये, इस फिल्म को जितनी डिजर्व्ड अप्रिसिएशन, डिजर्व्ड आईबॉल्स मिलनी चाहिए थी, वो इस फिल्म को नहीं मिलेंगी, और उसका रीजन ये फिल्म खुद बन जाएगी। क्योंकि इस फिल्म की जो कॉमेडी है, जो मेटा जोक्स हैं, जो लेयर्ड जोक्स हैं इस फिल्म में, वो उन्हीं लोगों को समझ आएंगे जो इंटरनेट पे सोशली बहुत ज्यादा अवेयर है आज के टाइम। अगर आपको एक्टिवली पता है, आप नो हाउ में हो कि सोशल मीडिया पे स्टेरियोटाइप्स क्या है इंडियंस के अगेंस्ट क्या क्या बातें चलती हैं अब्रॉड में, कैसे होता है एक्चुअली एक एनआरआई जो बाहर पला बड़ा है और इंडिया पहली बार आया है, वो कैसे बिहेव करता है। अगर आपने असली में किसी से कभी ऐसे मिले हो तो आप शायद ज्यादा रिलेट कर पाओगे इस फिल्म की कहानी से। सैडली यही चीज इस फिल्म की ऑडियंस को ना कंस्ट्रेंट कर देगी, एक लिमिट में ले आएगी। बहुत सारा यूथ जो सोशल मीडिया पे है भी, वो भी नहीं समझ पाएगा बहुत सारे जोक्स और रेफरेंसेस इस फिल्म। एग्जैक्टली यही डिफर करती थी डेली बेली। ऑल्दो वो फिल्म थी इंग्लिश में, लेकिन उसकी कहानी दिल्ली में बहुत जबरदस्त तरीके से रूटेड थी, तो हर किसी को समझ आता था। पीपल इफ दे कुड नॉट रिलेट टू इट देन दे एटलीस्ट न्यू समबडी हु वाज लिविंग लाइक अ बैचलर शोन इन डेली बेली। दूसरा रीजन, फिल्म की कॉमेडी आपको लाफ आउट लाउड मोमेंट्स बहुत कम देती है। आप कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ द फिल्म अपने आप को गिगल करते देखोगे, अपने आप को स्मर्क करते देखोगे, लेकिन ऐसे बहुत ही कम इंस्टेंसेस होंगे जहां पे यू वुड बी लाफिंग योर गट्स आउट। माइंड यू, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉमेडी बुरी है, कॉमेडी बहुत अच्छी है, लेकिन वो कॉमेडी ऐसी नहीं है जो आपको हंसा हंसा के लोटपोट कर दे। तीसरा रीजन, कहानी का स्क्रीन प्ले हिट और मिस है। कहानी में आगे क्या होगा, अगले फ्रेम में, अगले शॉट में क्या होगा, इसको ये बनाने में, ये बिल्डअप बनाने में आई थिंक दे फेल्ड समवेयर,
एनीवेयर, क्योंकि एटलीस्ट मेरे लिए तो वो इंट्रीग मेरे को था नहीं कि यार आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, आगे आने वाले शॉट में क्या होगा। चौथा रीजन, दे एब्सोल्युटली फेल्ड टू मेक मेमोरेबल कैरेक्टर्स लाइक विजय राजेस इन दिल्ली बेली। ऐसी फिल्मों में मेमोरेबल कैरेक्टर्स बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फिल्म की कहानी से ज्यादा वो कैरेक्टर लोगों के सबकॉन्शियस में चिपक जाते हैं आफ्टर वॉचिंग दैट फिल्म। दिल्ली बेली से विजय राज का ये तो टट्टी है वाला डायलॉग आज भी 15-16 साल के बाद रेलेवेंट है। सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। मैं थ्रू आउट द फिल्म वेट कर रहा था कि कब कोई ऐसा कैरेक्टर आएगा जिसको देख के मजा आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मिड है सारे कैरेक्टर्स। यू वुड वॉक आउट ऑफ द थिएटर आफ्टर वॉचिंग द फिल्म एंड half an hour later you would forget about all the characters pretty much. Reason number 5, ऐसी फिल्में मैंने एक्सपेक्ट किया था बहुत बढ़िया गाने होंगे, कोई अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को ये लेके आएंगे जिनके बारे में लोगों को कम पता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने 2-4 पुराने गाने रिक्रिएट करे हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा कोई इंपैक्टफुल है नहीं। एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये होल्ड बैक करेंगी इस फिल्म को कहीं ना कहीं टू बिकम एज बिग एज दिल्ली बेली। बहुत चांसेस है कि एक लिमिटेड ऑडियंस होने के चक्कर में इसका एक कल्ट स्टेटस आने वाले टाइम में 4-5 साल में हो जाए, लेकिन ये दिल्ली बेली जैसा कल्ट नहीं बनेगा इसका। You know what actually is that one most appreciable thing about this film is? That is कि ये फिल्म इस टाइम जो एनवायरमेंट चल रहा है इंडिया में फिल्मों का, उसमें एग्जिस्ट भी करती है। It is something absolutely different. The fact that आमिर खान ने इस टाइम ऐसी पिक्चर पे पैसा लगाया, चाहे वो 1.5, 2, 4, 5 करोड़ रुपए ही हो, क्योंकि बहुत बड़ा बजट तो है नहीं ऑब्वियसली इस फिल्म का, इतना पैसा भी लगाया इस एनवायरमेंट में, इट इज ऑल्सो वेरी अप्रिशिएबल थिंग। ऐसी फिल्में ऑलमोस्ट मर चुकी हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट इतनी जबरदस्त तरीके से दब चुके हैं आजकल, जहां पे हर जगह बस नंबर्स की बात होती है, कि ऐसे बहुत सारे राइटर्स और डायरेक्टर्स और क्रिएटर्स बैठे हैं जिनके पास ऐसे ही और बहुत सारे अच्छे स्क्रीन प्लेस होंगे, लेकिन उनको फंडिंग नहीं मिलती। फिल्म में एक बंदे का एक कैमियो है, वो देखने में आपको काफी मजा आएगा, और जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो समझ जाना किसका है। 2 यस्टरईयर सुपर मॉडल्स का एक मिक्सचर बनाया गया है। आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, चाहे इस फिल्म का कितना भी स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ हो जाए, थिएट्रिकल रन में ये कोई वॉपिंग अमाउंट ऑफ पैसा, माइंड ब्लोइंग अमाउंट ऑफ पैसा नहीं कमा पाई। बट आई वुड स्ट्रांगली एंड डियरली होप कि ये फिल्म इतना पैसा तो बना जाए कि इसके प्रोड्यूसर्स को मिल जाए, इसके जो क्रिएटर्स हैं वो डिस्करेज ना हो, और जो और इनके जैसे क्रिएटर्स हैं उनको एक एग्जांपल मिल जाए कि हाँ यार छोटे बजट में एक अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है, थोड़ा बहुत पैसा रिकवर हो जाएगा एंड पीपल वुड एक्चुअली लव दैट फिल्म। तो अगर आपका इस वीकेंड पे कोई थिएटर में जाके फिल्म देखने का मन है, देन आई वुड डेफिनेटली, नॉट स्ट्रांगली बट डेफिनेटली रेकमेंड कि हैप्पी पटेल आप देख सकते हैं। एंड समथिंग टेल्स मी कि अगर इस फिल्म का डायरेक्ट टू ओटीटी रिलीज होता तो ये फिल्म जितनी अभी अप्रिशिएट हो रही है उससे कहीं ज्यादा अप्रिशिएट होती। एंड लास्टली आई वुड स्टिल से दैट दिस फिल्म इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, दिस इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, बट दिस इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी अबव एवरेज डिसेंट वॉच। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज तस्करी के बारे में, जो आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बनाई गई, ये बनाई गई है आपको कंप्लीटली चौंधा करने के लिए। इस वेब सीरीज की कलर ग्रेडिंग 1 या 2 एपिसोड में खराब नहीं है, पूरे 7 लंबे एपिसोड्स में इतनी ज्यादा खौफनाक है कि उसको देखते देखते उसकी कलर ग्रेडिंग को एडजस्ट करते करते आपके नेत्र गोलक आपस में टकरा जाएंगे। सीधी नजर वाले को एब्सोल्युटली महंगा कर दे ये कलर ग्रेडिंग। कभी इतनी पीली हो जाती है फुटेज की केजीएफ लगने लगती है, और कभी इतनी नीली हो जाती है फुटेज की एवेटार लगने लगती है, और फुटेज में व्हाइट कलर इतना ज्यादा व्हाइट हो जाता है कि आप दुखी होकर ऐसे आंखें बंद कर लोगे बहुत सारे शॉट्स में कि केआर के देख लिया हो। हाई एंड QLED कर्व टीवी है मेरा, और वो भी इस चुतियापे को कलर करेक्ट नहीं कर पाया। आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू, मैं ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहा। मैंने 2-3 एपिसोड्स के बाद ना बंद करना शुरू कर दिया था हर 15-20 मिनट में इसको, बिकॉज माय आईज वर पेनिंग, दे वर नॉट एबल टू एडजस्ट टू द कंसिस्टेंटली चेंजिंग एंड अब्सर्ड कलर ग्रेडिंग। क्योंकि कहानी पे तो आप तब ध्यान दे पाओगे, दिमाग तो तब लड़ा पाओगे स्क्रीन प्ले पे पूरे के पूरे वेब शो के, जब आप देख पाओगे कंसिस्टेंटली उसको बिना थके, आपकी आंखें थक जाएंगी। इट एब्सोल्युटली ब्लोज माय माइंड टू इवन थिंक ऑफ दिस फैक्ट कि भैया ये रिलीज करने के लिए, पब्लिक के लिए रिलीज करने से पहले खुद बना के देखते नहीं है चीजों को। डिमली लिट रूम या फिर अंधेरे में आपने फुल ब्राइटनेस पे इस शो को देख लिया ना अगर, तो आपकी आंखों की झिल्लियां और पुतलियां आपके सामने हाथ जोड़ देंगी कि भाई हमारे को ले जा तू इमरजेंसी में किसी अस्पताल, हमसे ना हो गई। बहरहाल अब जो है वो है, बात करते हैं शो की कहानी के बारे में। शो की कहानी बात करती है अबाउट द कस्टम्स ऑफिसर जो तैनात हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और कैसे वो टैकल करते हैं स्मगलिंग को। आज मुंबई कस्टम ने 1200 करोड़ की तस्करी रोकी। अब देखा जाए तो ये स्मगलिंग को रोकने का, स्मगलिंग को काउंटर करने का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। कस्टम्स वाले कैसे डील करते हैं इस पूरे के पूरे इशू से, कि भैया कुछ अंदर आ रहा है देश के और देश के अंदर से कुछ बाहर जा रहा है, ये देखने में इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन इस शो ने इस टॉपिक को बड़े ही बेवकूफाना और बड़े ही अनसीरियस तरीके से ट्रीट किया है। ये कहानी को इंट्रीगिंग, इंटेलिजेंट और एंटाइसिंग बनाने के बजाय ऐसा लगता है शो को देख के कि सारा का सारा दिमाग और बजट इन्होंने
लगा दिया बेफजूल का एक वाहियात सा एडिट करने में। कहानी में प्लॉट होल्स नहीं है, प्लॉट होल्स में कहानी है। शो के पहले 2 एपिसोड अच्छी बाधा बांधते हैं, एक अच्छा प्रेमिस बिल्ड करते हैं कि आगे आने वाली कहानी में क्या दिखाया जा सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन उसके बाद के सारे फॉलोइंग एपिसोड एक के बाद एक करके वाहियाती की गुफा में उतरते जाते हैं। शो में इमरान हाशमी साहब का कैरेक्टर एक बहुत ही चालबाज और शातिर किस्म का कस्टम्स ऑफिसर होता है और इसको रिक्रूट करता है इसका एक सीनियर कस्टम्स ऑफिसर, और ये सारे मिलके एक टीम असेंबल करते हैं टू कर्ब, रोकने के लिए इंटरनेशनल जो स्मगलिंग चल रही है मुंबई एयरपोर्ट पर। तेरे सेठ को बोलना कि मेरा सस्पेंशन खत्म हो गया है, कल से उसका एक भी पोपट मेरा एयरपोर्ट क्रॉस नहीं करेगा। 2 एपिसोड तक तो इस यूनिट के हर बंदे का इंट्रोडक्शन ही चलता रहता है। इतना कन्वीनियंस है कहानी में हर कैरेक्टर के पास, जिसका जो मन किया तब वो मुंह उठा के कर दिया और वो आराम से हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इमरान हाशमी का जो सीनियर होता है उसको जब पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पर पोस्ट किया जाता है, वहां पर उसको दी जाती है वो वाली पोजीशन कि भैया तू यहाँ पे आकर ये वाला काम कर, तो उसके सीनियर बोलते हैं कि तुम मुझे प्रूव करके दिखाओ कि तुम एक कैसे कस्टम अच्छे ऑफिसर हो। वो ये दिखाने के लिए कि मैं कितना कंपेटिटिव हूं, वो पता है क्या करता है, एयरपोर्ट पे एक बंदा जा रहा होता है भैया लगेज चेक इन कराने के लिए, भाई उसको बोलता है इधर आ, अपना लैपटॉप दिखा, ये दिखा, वो दिखा, अच्छा ये लैपटॉप खोला, देख इसके अंदर तो स्मगलिंग हो रही, देखिए सर मेरे को अब ये वाली पोजीशन आप दे दीजिए। इमरान हाशमी का कैरेक्टर एक रैंडम एयर होस्टेस को पकड़ता है, वो एक पायलट के साथ इन्वॉल्व होती है सोने की स्मगलिंग करने में। अब कहानी में ये दिखाया ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर इमरान हाशमी बड़ी ही कन्वीनियंटली एक एयर होस्टेस जो पता नहीं कितने सालों से स्मगलिंग कर रही है उसको अपनी यूनिट में शामिल कर लेता है एक बड़े गैंग को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, और वो उसके साथ रह के ऑपरेट भी ऐसे करती है जैसे वो उसको ट्रेनिंग दी गई हो कि भैया कैसे ये करना है, कैसे वो करना है, एकदम ओवरनाइट। यही एयर होस्टेस एक गैंग मेंबर एक कैरेक्टर को कैसे फंसाती है शो में मैं बताता हूं। इमरान हाशमी और ये एयर होस्टेस मिलकर ट्रैक करते हैं कि भैया ये यहां से यहां पे बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है इस एयरलाइन के थ्रू, तो तुम इस एयरलाइन में पहले तो ऐसे ही रैंडमली नौकरी पकड़ लो, नौकरी पकड़वा देते हैं उसको। फिर वो हर फ्लाइट में जहां पे ये जा रहा होता है, जिसके ऊपर ये पिन होता है, जिसको पकड़ना होता है, ये स्पॉट करती है एज अ पैसेंजर उसको हर उस फ्लाइट में, और वहां पे हर बार हर शॉट में जाके उसको बार बार वन फ्लाइट आफ्टर अनदर क्या बोलती है कि आपका मैं अपग्रेड कर रही हूं बिजनेस क्लास में। और उस भाई को कोई भी शक नहीं हो रहा, वो इंटरनेशनल स्मगलर है जो बेसिकली अपनी चारों तरफ अपनी मुंडी पे आंखें लगा के चलते हैं कि वो ये एक बार भी नहीं सोचता उसका कैरेक्टर कि यार ये बार बार मुझे क्यों अपग्रेड दे रही है, वो उसके प्यार में बढ़ जाता है। और फिर इस आदमी के थ्रू ये एयर होस्टेस एक ऐसे गैंग को इन्फिल्ट्रेट करती है जो खूंखार है भैया, गोल्फ क्लब से सर खोल देता है जो पकड़ा जाए, लेकिन ये आराम से कर रही है सब कुछ, कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं है प्लॉट। जबरदस्ती का बेसिर पैर का फालतू का ह्यूमर है। फॉर एग्जांपल एक मोटी सी महिला दिखाई है इन्होंने, वो क्या करती है, वो हीरोइन को स्मगल करती है, रैप करके मुंह में डाल लेती है और फ्लाइट में जाती है, आवन जावन करती है जैसे हर किसी को पता है ऐसा होता है। तो वो क्या करती है, 2 काले झुस्से भैया इतने बड़े बड़े 2 ब्लैक होते हैं गुंडे, उनमें से एक भाग रहा होता है, उसको तरबूज फेंक के मारती है और वो 6.5 फुट का काला झुस्सा गिर जाता है, और इसने 3 किलो का तरबूज फेंक के मार भी दिया, इससे चला भी नहीं जा रहा था वो शॉट। राइटिंग में कोई भी डिलीजेंस या कोहेरेंस आपको दिखेगी ही नहीं। जितनी सीरियस और बढ़िया हो सकती थी ये कहानी, इधर उधर थोड़ा बहुत ह्यूमर डाल के, लेकिन उतनी ही ज्यादा मजाकिया और बेफजूल की कहानी बना दी। मुंबई एयरपोर्ट पे तैनात कस्टम्स ऑफिसर को इतनी पावर दे दी कि भैया वो सीबीआई की तरह रेड मार रहे हैं, पुलिस ऑफिसर की तरह जाके जांच पड़ताल कर रहे हैं लोगों के घरों में। टिप मिली है, चौधरी सिंडिकेट 24 तारीख को 500 किलो पीला उतारने का प्लान कर रही है। एक रॉबरी का सीन, 300-400 करोड़ के गोल्ड के रॉबरी का सीन इन्होंने दिखाया है, शूट भी कराया इनफैक्ट मिलान में। अब वो सीन मिलान में शूट कर लिया, इसलिए कहानी होनी थोड़ी जरूरी है, उस शॉट का सेंस बनाना थोड़ी जरूरी है। गोल्ड भर के वैन जा रही होती है और उसमें 2 ट्रेंड गार्ड्स होते हैं। उस वैन के आगे आ जाती है एक लड़की, पहले से ही होती है, आगे नहीं आती, पहले से ही वहां पे अपनी बाइक गिरा के ना ये एक्ट कर रही होती है कि भैया मेरी बाइक खराब हो गई, गिर गई मैं, तो कुछ कर रही होती है। अब भयंकर चौड़ी रोड है, एक बंदा नहीं है आसपास, वैन साइड से निकल सकती थी, लेकिन नहीं, वो हॉर्न बजा रहा है, उसको पीछे से बोल रहा है हट जा हट जा हट जा। फिर वो लड़की अपना जूडो पूडो कराटे कुरुटे करके 2 ट्रेंड गार्ड्स को जो 250-300 करोड़ के गोल्ड को बचा रहे हैं उनको पेल देती है, उनमें से एक भी गोली नहीं चलाता इस पे। और बैकग्राउंड म्यूजिक क्या लगाया है इन्होंने इस पूरे के शॉट का, यहाँ पे लड़ाई हो रही है, गोल्ड चोरी हो रहा है, बेला चाओ मनी हाइस्ट का। इमरान हाशमी का कैरेक्टर पूरे शो में ऐसा हो रहा चौध रहा है जैसे कस्टम्स ऑफिसर ना हो, एक ड्रग्स मेगा मॉडल हो। ऑपरेशन लॉन्ग शॉट इज ऑन। कोई भी चीज एक हद के बाद इस पूरे के पूरे शो में सेंस बनाती ही नहीं। इमरान हाशमी और सारे सपोर्टिंग कास्ट ने ठीक ठाक काम किया है, पर वो भी कितना बचा लेंगे जब स्क्रीन प्ले और स्टोरी टेलिंग ही खराब होगी। शो के 7 लंबे चौड़े एपिसोड हैं, लेकिन कहीं भी आपको ऐसे कहानी नहीं लगेगी कि यार अब आगे क्या होगा, अब देखूं अब क्या होगा, अब क्या देखूं। कलर ग्रेडिंग
एंडिंग आपकी आंखों को चुंधिया देगी पहले तो, और चौथे से पांचवें एपिसोड के बीच आप कहीं ना कहीं दम तोड़ते दिख जाओगे। पांचवें एपिसोड पे आते आते मैं थक तो गया ही था, लेकिन उसके बाद आगे उसको कंटिन्यू करना मेरे लिए एक टास्क बन गया था। इतनी टायरिंग और इतनी खराब राइटिंग है इस शो की। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्टिंग चीजें नहीं है प्लॉट में, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाएंगी कि कितनी एनफोर्समेंट होने के बावजूद भी एयरपोर्ट्स पे तरह तरह के तरीके तिगड़म भिड़ा के स्मगलर्स कुछ ना कुछ करके सोना इधर से उधर कर ही देते हैं, ड्रग्स इधर से उधर कर ही देते हैं। वो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इंटरेस्ट आपका तभी तक ही ये चीज कैप्चर करके रखेगी जब तक आपको वो प्रोसेस बता रहे होते हैं, और वो भी शायद 1 या 2 एपिसोड में निपट जाता है। प्रॉब्लम है कि कैसे ये सारे स्मगलिंग के अलग अलग तरीकों की, इन प्रोसेसेस की जो एग्जीक्यूशन इन्होंने दिखाई है ना, वो सीरियस नहीं है, वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा कॉमिकल इन्होंने बना दी। ये चाह रहे थे कि हम बहुत ही ब्लिंगी सा कोई शो बना दे जो बहुत ही क्वर्की हो, लेकिन वो चूतिया पाई है। नेटफ्लिक्स ऐसे बेफजूल के शोज में पैसा खर्च देगा, लेकिन रणदीप हुड्डा के कैट के सीजन 2 का अभी तक कोई पता नहीं है, और साथ ही रवीना टंडन वाले आरण्यक के सीजन 2 का भी कोई पता नहीं है। मैं सही बताऊं तो इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव व्हाइल वाचिंग दिस शो कि इस शो की कंसेप्शन और क्रिएशन करी है नीरज पांडे जी ने। बेबी, अ वेंसडे, खाकी द बिहार चैप्टर और स्पेशल 26 जैसी ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग फिल्में दी है नीरज पांडे जी ने हमें, एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि हाउ इज दिस हिज प्रोडक्ट। शो के डायरेक्टर है राघव जयरथ और क्रिएटर है नीरज पांडे। तो मेरे को जैसा प्रोडक्ट देखने को मिला ना तस्करी देखने के बाद, मुझे ये लगा कि देयर वाज अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट नीरज वांटेड राघव जयरथ टू मेक। ऐसा लगता है कि क्रिएटर और डायरेक्टर के बीच जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कहीं ना कहीं मैच नहीं करी। मे बी दैट्स व्हाई दिस डज नॉट लुक लाइक अ टिपिकल नीरज पांडे क्रिएशन। मुझे तो ओवरऑल ये बहुत ही रन ऑफ द मिल बिलो एवरेज ही है, बॉर्डर लाइन ये शो। कोई ऐसा खास आपको फंसा के नहीं रखेगा, बिठा के नहीं रखेगा। आप अगर देख भी लोगे तो उसकी कहानी बहुत जल्दी भूल जाओगे। आई डोंट नो व्हाई इमरान हाशमी साइंड दिस इन द फर्स्ट प्लेस। तो अगर आपके पास वीकेंड पे टाइम है तो हैप्पी पटेल को जरूर चेकआउट करना थिएटर्स में, और अगर आपका मन है कि कुछ घंटों के लिए अंधा या चौंधा या महंगा होकर देखा जाए कि लगता कैसे है, हाउ इज दैट एक्सपीरियंस, तो तस्करी देख लेना अपने टीवी पे। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।